हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन का तत्व आपकी थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए? ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से है कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो हमारी थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए। ऑप्शंस हैं दाल, अंडा, मछली या फिर चावल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दाल है, अंडा है और मछली है ना। जैसे दाल और अंडा हो गया, इनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, जो मछली है इससे हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, प्लस साथ में प्रोटीन भी मिलती है। ठीक है, और हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से जो लगभग 60 to 80% ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, मतलब कि हमारे भोजन में हमें जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसमें 60 to 80% जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो हमारे पास प्रोटीन है ना, प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं शरीर के उसको बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है, और और साथ में जैसे विटामिन्स हैं, है ना, तो ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं कहीं किसी किसी चीज़ में इनकी ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो दाल है, अंडा है और मछली है, इससे हमें मिल रहा है प्रोटीन। मछली से हमें और साथ में इनसे हमें विटामिन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और जो चावल है उससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है उससे काम करने के लिए जो भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि हमारे भोजन में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट चावल में है तो चावल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? कौन सी जो है सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन है डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, डी माल्टोज या सुक्रोज। तो ये आई होप कि सभी को पता होगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। फ्रक्टोज, सिंपल फ्रक्टोज भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, या फिर डी फ्रक्टोज। ठीक है, एल और डी जैसे मतलब ये जो भी लाइट होती है उसको जिस तरह से रोटेट करते हैं ना, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स में इसका नाम होता है ऐसा। तो डी फ्रक्टोज मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी और एल फ्रक्टोज मतलब लीवर रोटेटरी। तो जो डेक्स्ट्रा रोटेटरी फ्रक्टोज होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है, एल फ्रक्टोज नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी फ्रक्टोज जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है ना, कि जो शुगर होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें शुगर जो है वो किस अवस्था में संग्रहित होती है? मंड, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या ग्लूकेगॉन। तो ये किस फॉर्म में होती है? ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है शुगर। हमें पता है हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो हम भी एनिमल ही हैं, है ना, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो संग्रहित होती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टार्च के फॉर्म में होती है। ठीक है, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है शुगर। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। जो शहद होता है उसमें होती है फ्रक्टोज। ठीक है, मैक्सिमम इसमें फ्रक्टोज जो होती है वो स्टोर होती है। नेक्स्ट है, अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। मतलब जो हम बीज जो होते हैं जो अंकुरित हो रहे होते हैं उनमें कौन सी शुगर होती है? तो उनमें जो शुगर उस टाइम पे जो प्रेजेंट होती है अंकुरन के टाइम पे वो होती है माल्टोज। ओके, कौन सी होती है? माल्टोज। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में से कौन सा है? मतलब कि जो पादप मीन्स पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है ना, सेल के अराउंड जो सेल वॉल होती है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मंड,
सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फ्रक्टोज। तो जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, उसमें सेलुलोज होता है। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, उसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है ना। ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन से तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त, मतलब ऐसे तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, प्रोटीन में उपस्थित होते हैं, है कि मतलब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन में कौन से तत्व जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम एवं मॉलिब्डेनम, सोडियम एवं पोटाशियम, नाइट्रोजन एवं सल्फर, या कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो हमें पता है कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ में थायो ग्रुप्स भी होते हैं, मीन सल्फर भी होता है उसमें। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन की इकाइयाँ होती हैं, प्रोटीन की इकाइयाँ होती हैं अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड्स, ग्लिसरॉल या डाइसेकेराइड्स। ये मैंने अभी बता दिया कि वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होते हैं। एसिड को अम्ल कहा जाता है हिंदी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जो केवल बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं, या जिनसे प्रोटीन बनते हैं। जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। तो नहीं, हाँ अनावश्यक कह सकते हैं हिंदी में हम, ठीक है। तो जो आवश्यक होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, और वो हम डाइट से लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं हम उनसे उन अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमें किसी खाने में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और हमें अपनी डाइट से चाहिए होते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं उसी से हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। नेक्स्ट है, वह बालक जो क्वाशियोरकर से पीड़ित है उसे निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए। क्वाशियोरकर से पीड़ित है कोई तो उसे क्या खाना चाहिए, तो उसे क्या खाना चाहिए। अच्छा, आपको पता है क्वाशियोरकर होता क्यों है। क्वाशियोरकर रोग जो होता है बच्चों में होता है, ये क्वाशियोरकर भी होता है, मैरास्मस भी होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये होता है। अब हमारे पास ऑप्शन है चावल, हरी सब्जी, दाल और सेब। इनमें से प्रोटीन का सबसे अधिक सोर्स कौन सा है, तो हमें पता है कौन सा है, दाल है। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हुआ रोग, और अगर हम प्रोटीन वाली डाइट उसको देते हैं तो वो थोड़ा मतलब उसको रिलीफ मिलेगा उस अपनी डिजीज़ से, ठीक है। तो ऑप्शन सी दैट इज़ दाल वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, वे मानव जो शरीर की मांसपेशियां बनाना चाहते हैं उन्हें निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए मांसपेशियां अगर हमें बनानी हो। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी का जो हमारे पार्ट्स बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं, है ना। तो प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज तत्वों में से हमें क्या खाना चाहिए, हमें प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा मतलब सबसे अधिक प्रोटीन हमें किससे मिलता है, ये ऐसे भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, दाल, मटर, सोयाबीन या मशरूम। तो आई होप ये सभी को पता होगा कि ये सबसे अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का वो कौन होता है, सोयाबीन होता है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। मतलब जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज, इनमें से सबसे अधिक एनर्जी जो है बॉडी को वो कौन देता है, तो वो देता है वसा। अगर मतलब ऐसे देखा जाए कि किस में सबसे अधिक एनर्जी होती है तो वो वसा से ही हमें सबसे अधिक एनर्जी मिलती है ना। पर
मतलब ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर हम कितना जो है वो फैट वाली डाइट ले रहे हैं, कितनी एनर्जी, मतलब स्टोर फूड होता है, जो फैट होती है वसा होती है, ज़रूरत पड़ने पर ये हमें एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी जो भी है हमें, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है। पर सबसे अधिक ऐसे देखा जाए तत्व के अकॉर्डिंग कि सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो वो वसा करता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, खनिज लवण या मैनोज शर्करा। तो कौन सा जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? वो होता है हमारे पास संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है। जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है, असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, कौन से कैसे होते हैं वो? सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, सामान्य तापमान पर द्रव होते हैं, सामान्य तापमान पर वोलेटाइल होते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें असंतृप्त वसा अम्ल अगर हम याद रख सकते हैं तो हम रख सकते हैं रिफाइंड ऑयल वगैरह, है ना। तो वो असंतृप्त वसा होता है, मतलब तो वो क्या है? सामान्य तापमान पर द्रव्य होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन शब्द का जो उपयोग है वो किसने किया था? वो किया था फुंक ने। और उन्हीं को श्रेय जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तब भी यही कहा जाता है कि फुंक ने की थी। अगर कंबाइंड बोलते हैं हम, विटामिन की खोज किसने की थी? फुंक ने की थी। अदरवाइज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनके अलग अलग जो है वो साइंटिस्ट ने खोज की थी। ठीक है। तो अगर कंबाइंड, अगर स्टार्टिंग में जो विटामिन शब्द दिया है वो फुंक ने दिया है, इसीलिए उनको उनका फादर ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा नहीं है? हमारे पास विटामिन है ए, बी, ई और के। कौन सा जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है? मीन्स कि वो किस में घुलेगा? वाटर में घुलेगा। जब हमने विटामिन किए थे तो हमने देखा था कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील, वाटर में घुलनशील। ठीक है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? वो होते हैं ए, डी, ई और के। ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे शरीर को विटामिन प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर को विटामिन जो है वो किससे मिलते हैं? फलों से, सब्जियों से, सलाद से, या इन सभी से? तो ऑब्वियस है हमें इन सभी से जो है वो विटामिन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अगर विटामिन बी की बात करें हम इन जनरल, तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और स्पेसिफिकली पूछा जाए तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से हमें जो रोग होता है दैट इज़ स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से जो होता है जिसको कहा जाता है रिकेटस बच्चों में। और जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड्स में हम कहेंगे रिकेटस, इसको सूखा रोग भी कहा जाता है हिंदी में। और एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विटामिन बी 1 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, दैट इज़ बेरी बेरी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन एवं इसकी कमी से उत्पन्न बीमारी का सही जोड़ा नहीं है? बीमारी का सही जोड़ा जो है वो नहीं है। हमने सही जोड़ा जो है वो देखना है, जो सही जोड़ा है वो नहीं है वो हमने देखना है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है रतौंधी, विटामिन ए। ऑब्वियस है विटामिन ए की कमी से जो होगा वो रतौंधी रोग ही होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है बेरी बेरी, विटामिन बी 1। तो ये भी हमें पता है कि विटामिन बी 1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी रोग ही होता है। नेक्स्ट है स्कर्वी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, दैट इज़ विटामिन एच। विटामिन एच की कमी से इसमें बंध्यता बताया। तो हमारे पास
सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है हमारे पास थायामीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन या फिर कैल्सीफेरोल। तो ये जो है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, दैट इज नियासिन। नियासिन की कमी से होता है ये। और नियासिन जो है वो कौन सी विटामिन को कहा जाता है? नियासिन, नियासिन कहा जाता है विटामिन B5 को, जिसको कि निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन B5 को नियासिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस विटामिन की कमी से भूख में कमी, थकान, पेशियों की कमजोरी और मानसिक कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन सी, थायमिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है दैट इज सी, थायमिन। थायमिन की कमी जो है उसकी वजह से ये सारे जो लक्षण आते हैं। और थायमिन जो है वो विटामिन B1 को कहा जाता है। ठीक है, इसके जो कमी के प्रभाव से वृद्धि का रुकना भी होता है, भूख और वजन का घटना होता है, बेरी बेरी रोग तो होता ही है। ठीक है ना, थकान भी होती है, पेट की खराबी भी होती है, बदहाजमी वगैरह भी होती है। तो वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थायमिन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सूर्य की किरणों की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण करता है? हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि विटामिन डी का संश्लेषण करता है सूर्य की जो किरणें हैं उनकी सहायता से? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास त्वचा, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। तो हमें पता है कि वो क्या है, स्किन है हमारी, दैट इज त्वचा। त्वचा में जो है वो विटामिन डी का संश्लेषण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है एंटी हीमोरेजिक विटामिन कौन सा होता है? एंटी हीमोरेजिक का मतलब होता है, हीमोरेज मीन्स ब्लीडिंग होना, एंटी हीमोरेजिक हो गया, एंटी मीन्स उसका अगेंस्ट, तो मतलब जो कि ब्लीडिंग को रोकता है, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी या विटामिन के? तो ये विटामिन के जो है ये एंटी हीमोरेजिक विटामिन होता है। ठीक है, मतलब अगर कभी भी हमें ब्लीडिंग हो रही है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है विटामिन के। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं? ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो कौन कौन से होते हैं वो? विटामिन बी एवं सी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? जो वसा में नहीं घुलता है, तो ऑब्वियस है इसमें हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? अगर कोई विटामिन की कमी हो तो कैल्शियम की कमी हो जाती है उस वजह से। तो ये कौन सा होगा? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी? तो ये होगा हमारे पास विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है वो कैल्शियम की, मतलब विटामिन डी अगर प्रेजेंट ही नहीं है बॉडी में तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? ऑप्शंस हैं यह दृष्टि को ठीक करता है, पाचन को सुधारता है, थायराइड ग्रंथि की कार्यकी के लिए आवश्यक है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और अगर आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है? दैट इज़ गॉइटर। गॉइटर को हिंदी में कहा जाता है घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा रोग जो है वो इसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अस्थियों के लिए आवश्यक तत्व है? अस्थियों के लिए मीन्स, अस्थियां मीन्स हमारी बोन्स, बोन्स के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम एवं सोडियम, कैल्शियम एवं पोटाशियम, लौह एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो ये कौन सा होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन डी एसेंशियल होता है, क्योंकि वो कैल्शियम का लेवल बॉडी में मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। जो बीमारी उत्पन्न करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहा जाता है? वेक्टर, रोग कारक, कारक या फिर बैक्टीरिया? तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रोग कारक, जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं, रोग कारक। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जोड़े की बीमारियां जीवाणु जनित हैं? जीवाणु जनित बीमारियां कौन सी हैं? तो
तो तपेदिक एवं हैजा, हैजा एवं चेचक, चेचक एवं डेंगू, चेचक एवं कालाजार। इसमें जो है वो ऑप्शन ए तपेदिक एवं हैजा जो है वो जीवाणु जनित है, बाकी जो इसमें डिजीज बताई गई हैं वो हमारे पास वायरल डिजीजेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीसीजी टीके में बी का क्या अर्थ है। ठीक है, बीसीजी में बी का क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास बैक्टीरिया, ब्राउन, बैसिलस या फिर बिक। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटी गुरियन। ठीक है, कालमेटी और गुरियन जो है वो साइंटिस्ट के नाम है, और बैसिलस जो है वो फिर जीवाणु का नाम हो जाता है। तो सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, बी का मतलब है बैसिलस। और बीसीजी का टीका जो है वो किसके अगेंस्ट लगता है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लगता है ये, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास डेंगू जो मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू है वो मच्छर के काटने से फैलता है, उसका रोगजनक क्या है। ठीक है, बेसिकली मेन जो कारक है डेंगू का वो क्या है, तो वो हमारे पास हमें पता है कि वो क्या होता है, वायरस होता है, विषाणु है वो। ठीक है ना, विषाणु जो होगा वो पहले मच्छर की बॉडी में एंटर करेगा, फिर मच्छर जब हमें काटेगा तो हमारी बॉडी में वो एंटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया को फैलाने वाला वाहक कौन सा है। तो मलेरिया जो है वो होता किससे है, वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से जो है वो हमारे पास मलेरिया होता है। मेन जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है उसकी बॉडी में जाता है, और जब फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी दैट इज़ मादा एनोफ्लीज जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। ठीक है, मीन्स कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, और जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वो कौन सी है, मम्प्स, सिप्लिस, माइलेटिस या रेबीज़। तो इनमें से जो भी है यौन संचारित रोग जो है वो सिफिलिस है, बाकी नहीं है। सिफिलिस जो है वो यौन संचारित रोग है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी निद्रालु रोग निम्न में से किसके काटने से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जाता है वो किसके काटने से होता है। मादा एनफीज मच्छर, सीसी मक्खी, सैंड मक्खी या घरेलू मक्खी। तो वो होता है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी के काटने से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था। ये मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है उसको किसने खोजा था। तो ऑप्शंस हैं साल्क एवं सबीन, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट हुक या फंक। तो वो जो खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी। जो पोलियो की वैक्सीन की खोज है वो किसने की थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर साल्क, फ्लेमिंग, जेनर या बोहर। तो वो डॉक्टर साल्क ने की थी, और इसी को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता था ना, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हाथी पांव बीमारी, एलिफेंट फुट जो डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा जनित है, किसकी वजह से जो है वो होती है। ऑप्शंस है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या हेलमिंथ। तो ये होती है हमारे पास हेलमिंथ की वजह से। एलिफेंट फुट मतलब एलिफेंट के फुट की तरह, जहाँ मतलब जिसको होगा उसका फुट जो है वो एलिफेंट के फुट की तरह हो जाएगा पूरी तरह से, इसीलिए इसको हाथी पांव बीमारी कहा जाता है, या एलिफेंट फुट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।